2024 लोकसभा चुनाव भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में कुछ नए अध्यायों को लिखने वाला चुनाव होगा। एक ओर जहां लगभग 100 करोड़ मतदाता भारतीय लोकतंत्र में प्रतिभाग करने वाले हैं, मतदान करने वाले हैं, वहीं इन्हीं मतदाताओं के भरोसे भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को एक बार पुनः प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रही है। वहीं दूसरी ओर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से 2014 में अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को वापस पाना चाहती है। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद क्षेत्रीय दलों को लगता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पास अब इतना जनाधार नहीं रहा कि वह अकेले केंद्र की सत्ता में यानी केंद्रीय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को हरा पाए। इसलिए उनका मानना ये है कि क्षेत्रीय दलों में इतनी ताकत है कि वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को 2024 के लोकसभा चुनावों में हराने का प्रयास कर सकती है। बहुत समय से इस विषय को लेकर के अनेक प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन हाल ही में हुए बिहार के घटनाक्रम को देखते हुए ये लगता है कि नीतीश कुमार आने वाले समय में प्रधानमंत्री पद के रूप में विपक्ष के साझे उम्मीदवार के तौर पर निकलकर सामने आ सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा संभव होगा? क्या विपक्ष एक बैनर के तले आ पाएंगे? यह 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ज़रूर देखने का विषय होगा। नमस्कार, आज के ओपिनियन में हम बात करने वाले हैं 2024 लोकसभा चुनाव, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार। 2024 लोकसभा चुनावों पर बात करने से पहले 2019 लोकसभा चुनावों के आंकड़ों को अगर ध्यान से देखें तो लगभग 186 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस सीधे आमने सामने रही है। यानी 186 सीटों पर नंबर 1 बीजेपी और नंबर 2 कांग्रेस या नंबर 1 कांग्रेस और नंबर 2 बीजेपी रही है। एक बड़ा आंकड़ा लोकसभा सीटों में ऐसा है जहां पर बीजेपी और कांग्रेस सीधे आमने सामने रहती है। यानी विपक्षी प्रधानमंत्री पद के रूप में जो भी व्यक्ति उम्मीदवार बनता है तो उसे कांग्रेस का समर्थन होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक बड़ी संख्या में सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमना सामना करती हैं। अगर इसी के उलट देखा जाए तो लगभग 360 सीटें ऐसी हैं जो क्षेत्रीय दल या तो आपस में लड़ते हैं या क्षेत्रीय दल किसी केंद्रीय पार्टी के साथ इसमें प्रतिभाग करते हैं। यानी अगर नंबर 1 कोई क्षेत्रीय दल है तो नंबर 2 राष्ट्रीय पार्टी है, नंबर 1 अगर राष्ट्रीय पार्टी है तो नंबर 2 कोई क्षेत्रीय पार्टी है। यानी ये मिला जुला संघर्ष लगभग 360 सीटों पर होता है। यह आंकड़ा बहुमत के आंकड़े से बहुत ज़्यादा है, लेकिन इन 360 सीटों पर विभिन्न प्रकार के समीकरण काम करते हैं। वो क्षेत्रीय राजनीति है, उसमें क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का प्रभुत्व है, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की विचारधारा है। इसलिए यह विषय बहुत कठिन हो जाता है कि इन 360 सीटों पर आप क्षेत्रीय दलों को एक मत कर पाएँ, क्योंकि अगर किसी राज्य में क्षेत्रीय दल आपस में ही लड़ते हैं तो वहाँ पर आप दोनों क्षेत्रीय दलों को एक साथ जोड़ने में असमर्थ हो जाएंगे। जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में कई सारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो छोटे छोटे क्षेत्रों में लड़ती हैं। तो आप इन सभी क्षेत्रीय पार्टियों को एक बैनर के तले लाना नामुमकिन है, क्योंकि इनमें कई छोटी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के साथ भी गठबंधन करती हैं। यह निश्चित ही संभव है कि अगर अधिकांश क्षेत्रीय पार्टी एक बैनर के साथ चुनाव मैदान में आएँ तो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी टक्कर हो सकती है। लेकिन यह कितना संभव हो पाता है, यह कितना सफल हो पाता है, यह हाल ही में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनावों में सामने आया है, जब खुद कांग्रेस के उम्मीदवारों ने क्रॉस वोटिंग करके बीजेपी प्रत्याशियों को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए समर्थन दिया है। प्रधानमंत्री पद के रूप में विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर सामने आए नीतीश कुमार पर बात करने से पहले एक बार हम नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को समझ लेते हैं। 1950 में जन्मे नरेंद्र मोदी पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ते हैं, बाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। भारतीय जनता पार्टी 2001 में उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री नियुक्त करती है और 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद 2014 में प्रधानमंत्री बनने तक वे लगातार अपने पद पर विजय पाते हैं। 2014 में जब वे प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं तो पूरे बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार का गठन करती है। लेकिन 2019 जब लोकसभा चुनाव होते हैं
तो भारतीय जनता पार्टी और बड़े संख्या में सीटें जीत करके केंद्र की सत्ता हासिल करती है। यहीं से विपक्षी पार्टियों को, विशेषतः क्षेत्रीय पार्टियों को ये लगता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पास अकेला इतना संख्या बल अब नहीं रहा है कि वह भारतीय जनता पार्टी को अकेले केंद्र में हरा पाए। इसलिए ये कयास शुरू हो जाते हैं कि क्षेत्रीय दलों को अब मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैसे इस कड़ी को जोड़ते हैं, इसके लिए हमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को समझना होगा। 1951 में बिहार में जन्मे नीतीश कुमार छात्र राजनीति से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे वो बिहार की राजनीति में अपना कद बड़ा करते हैं। 1996 में वे लोकसभा चुनाव जीतते हैं और अटल बिहारी वाजपेयी की कैबिनेट में मंत्री पद प्राप्त करते हैं। 2003 में उनकी जो अपनी पार्टी समता पार्टी थी, उसका विलय जेडीयू में कर दिया जाता है और 2005 बिहार विधानसभा चुनाव एनडीए के गठबंधन में सभी पार्टियां मिलकर के लड़ती हैं। और जब 2005 विधानसभा चुनाव में एनडीए की विजय होती है तो बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं नीतीश कुमार। 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बनने से लेकर के वे लगातार बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं और वर्तमान समय में भी अपने पद पर बने हुए हैं। 2013 में जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनते हैं तो नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन को छोड़ करके आरजेडी यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाते हैं। 2015 विधानसभा चुनाव भी वे महागठबंधन के साथ लड़ते हैं और पुनः मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन 2017 में आपसी मनमुटाव के कारण वे महागठबंधन को छोड़ करके पुनः एनडीए में आ जाते हैं। लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों का बीजेपी के प्रति बढ़ता मतभेद और 2020 विधानसभा चुनाव बिहार का, ये एक बड़ी कहानी बयां करता है। 2020 विधानसभा चुनाव में एनडीए जब विधानसभा चुनाव लड़ रही होती है तो इसके 3 प्रमुख पार्टियां थी। भारतीय जनता पार्टी नंबर 1, नंबर 2 जेडीयू और नंबर 3 लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास पासवान की पार्टी। इस शक्ति पार्टी को रामविलास पासवान 2020 के चुनाव में लीड न करते हुए उनके पुत्र चिराग पासवान इस पार्टी को नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। वे एक निर्णय लेते हैं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी अपने उम्मीदवारों को अपने ही गठबंधन में जेडीयू के उम्मीदवारों के खिलाफ उतारेगी। इससे हुआ ये कि जो जेडीयू के उम्मीदवार थे वो काफ़ी संख्या में अपनी सीटें हार गए और भारतीय जनता पार्टी एनडीए में नंबर 1 दल बन करके सबसे बड़ी पार्टी बन करके सामने आती है। जब नीतीश कुमार की पार्टी यानी जेडीयू नंबर 2 हो जाती है तो वे मुख्यमंत्री बनने से इनकार करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक रूप में ये चाहती थी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, लेकिन जो प्रभाव रहे वो भारतीय जनता पार्टी का रहे। और यही वो कामयाब होती है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो बनते हैं लेकिन प्रभाव ज़्यादा बीजेपी का हो जाता है क्योंकि उनके पास संख्या बल अधिक रहता है। लेकिन नीतीश कुमार को ये बात बहुत खलती है और वे सबसे पहला काम लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ने का करते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी टूटने के बाद वे अब ये दूसरा बड़ा निर्णय लेते हैं कि पुनः एनडीए गठबंधन को छोड़ करके आरजेडी यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी और कांग्रेस के साथ मिलकर के बिहार में पुनः सरकार का गठन करते हैं। 2022 में पुनः मुख्यमंत्री बनने के बाद जब नीतीश कुमार दिल्ली आते हैं तो वे जिस प्रकार विपक्ष के नेताओं जैसे राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और तमाम अन्य क्षेत्रीय नेताओं से मुलाकात करते हैं तो ये निश्चित ही एक दावा हो जाता है कि आने वाले लोकसभा चुनावों में नीतीश कुमार विपक्ष के साझे उम्मीदवार के रूप में निकलकर सामने आ सकते हैं। ऐसा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी की छवि परिवारवाद, भ्रष्टाचार से बहुत दूर है, उसी प्रकार नीतीश कुमार भी परिवारवाद, भ्रष्टाचार की राजनीति से बहुत दूर खुद को रखे हुए हैं। राहुल गांधी कहीं ना कहीं इस विषय में कम जोर देखते हैं, लेकिन अगर हम एक और नरेंद्र मोदी जी को खड़ा करते हैं और दूसरी ओर नीतीश कुमार जी को खड़ा करते हैं तो ये टक्कर कहीं ना कहीं मजबूत दिखती है। अपने अपने राज्यों में यानी नरेंद्र मोदी जी गुजरात में और नीतीश कुमार जी बिहार में अभी तक अजेय बने हुए। नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने का दावा
काफ़ी मजबूत दिखता हुआ ज़रूर प्रतीत होता है, लेकिन हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव, उपराष्ट्रपति चुनाव और यहाँ तक कि विभिन्न राज्यों में राज्यसभा चुनाव में जिस प्रकार क्रॉस वोटिंग हुई है, वह निश्चित ही विपक्षी पार्टियों के लिए एक चिंता का विषय है। यह देखना भी महत्वपूर्ण होगा कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी कितने क्षेत्रीय दलों को अपने साथ जोड़ पाती है। कहीं ना कहीं केंद्र की राजनीति में काबिज होने के बाद उनके पास ये एक एडवांटेज है कि वो कई क्षेत्रीय दलों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर सकती है। निश्चित ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने से बिहार में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को कुछ सीटों पर नुकसान हो सकता है, लेकिन यह कितना होगा, यह अन्य राज्यों में कितना व्यापक होगा, यह 2024 लोकसभा चुनाव और उस चुनाव में प्रतिभाग करने वाले मतदाता ही तय कर पाएंगे। देखना यह होगा कि विपक्षी पार्टियां कितने नंबर में एक बैनर के साथ खड़े हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से चुनाव लड़ती है, जिन विषयों पर चुनाव लड़ती है, जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ती है, वहाँ कहीं ना कहीं विपक्षी एकता टूटती हुई दिखती है। 2019 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भी एक इसी प्रकार का गठबंधन बनता है, जिसमें बसपा, सपा और कांग्रेस तीनों मिलकर के चुनाव लड़ते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस विषय को इस प्रकार से उठाती है कि उसका बीजेपी को कोई खासा नुकसान नहीं होता है और बीजेपी एक बार पुनः केंद्र की सत्ता में काबिज हो जाती है। इन विपक्षी संगठनों को, इन विपक्षी गठबंधनों को तोड़ने में माहिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी मशीनरी किस प्रकार से अपना दिमाग लगाती है, किस प्रकार से अपनी रणनीति बनाती है, ये आने वाले लोकसभा चुनावों में हम सबके सामने होगा।